इस दुनिया का चाहे कोई भी रिश्ता हो, टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। और जिस दिन भरोसा विश्वास टूटता है, न जाने कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक कॉलोनी पड़ता है दीनदयालपुरम। दीनदयालपुरम के केडीए कॉलोनी का रहने वाला दीनदयालपुर के केडीएम कॉलोनी का रहने वाला मेवाराम, पत्नी का नाम कुसुम। मेवाराम के टोटल 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटियां और एक छोटा बेटा। बड़ी बेटी का नाम मीना जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। मेवालाल, जो कि फेरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। मीना जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, मेवाराम जब अपनी बच्ची की बढ़ती उम्र को जब देखता है तो उसे चिंता सताने लगता है। इसीलिए अपनी बच्ची की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार मेवाराम की ये तलाशी भी पूरी हो जाती है और फिर उसे बाबूराम मिल जाता है। बाबूराम जो मूसानगर का रहने वाला है। बाबूराम के पिता का नाम भीखाराम जिसके पास लगभग 3 बीघा ज़मीन है। बाबूराम और भीखाराम खेती किसानी का काम करते हैं। मेवाराम जैसे ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर भीखाराम के घर पे जाता है, भीखाराम अपने पूरे परिवार के साथ मेवाराम के घर पे जाता है मीना को देखने के लिए। लेकिन भीखाराम का पूरा परिवार जब मीना को देखते हैं, मीना की खूबसूरती को जब देखते हैं, उन्हें मीना पसंद आ जाती है। मीना की खूबसूरती देख करके भीखाराम इस कदर से खुश होता है कि मेवाराम से कहता है कि मैं अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज का करूँगा। भीखाराम जैसे इस तरह की बातें मेवाराम से कहता है तो मेवाराम को भी लगता है कि यह रिश्ता बहुत बढ़िया है, जहाँ पे उसकी बेटी की शादी बिना दान दहेज की हो सकती है। इसीलिए मेवाराम भी इस शादी के लिए तैयार हो जाता है। मीना जब शादी करके ससुराल जाती है तो अपने साथ में ढेरों सारे सपने भी लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है उसका ससुराल में, तब मीना को लगता है कि जैसा उसने अपने पति के बारे में सपना देखा था, बाबूराम वैसे नहीं मिला है। 1 सप्ताह का जैसे ही समय गुजरता है, मीना 1 सप्ताह बाद वापस अपने मायके आती है और अपने माँ से कहती है कि तुम लोगों ने ये शादी जल्दबाजी में कर दिया। जैसे ही तुम लोगों को मालूम चला कि मेरी शादी में कोई दान दहेज नहीं लगेगा, तुम लोगों ने जल्दबाजी में फैसला ले करके मेरी शादी कर दी। लेकिन जैसा मैं पति चाहती थी वैसा मेरा पति नहीं मिला है। मीना जैसे इस तरह की बातें अपनी माँ से कहती है, उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और बेहतर है कि तुम अपने पति के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करो। गलती से भी कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पीछे अभी तुम्हारी 2 बहनें हैं, उनकी भी शादी नहीं हो पाएगी। उसकी माँ जब मीना को समझाने की कोशिश करती है, मीना भी अपनी माँ की बात मान लेती है और फिर वापस अपने ससुराल आ जाती है और अपने सारे ख्वाहिशों को मारकर अपने पति के साथ रहने लगती है। देखते ही देखते कुछ साल का समय गुजर जाता है। तब तक बाबूराम के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम शिवम और बेटी का नाम शिवानी। लेकिन जैसे ही 2 बच्चे घर में आ जाते हैं, घर का खर्च बढ़ जाता है। एक दिन मीना अपने पति को समझाते हुए कहती है कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, इससे हमारी तो ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बेहतर है कि अभी भी वक्त है, खेती किसानी छोड़ दो और कोई नौकरी कर लो। मीना जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, बाबूराम को भी अपनी पत्नी की बात कहीं ना कहीं पसंद आ जाता है। इसीलिए बाबूराम अपने एक दोस्त सजीवन से बात करता है। सजीवन, जो कि कानपुर के योगेंद्र बिहार में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। बाबूराम सजीवन के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं भी शहर में आना चाहता हूँ और मैं भी कोई नौकरी करना चाहता हूँ। लेकिन बाबूराम पढ़ा लिखा नहीं होता है। इसीलिए सजीवन उसे सुझाव देता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी मिलना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि शहर में आओ, लेकिन यहाँ पे आकर नौकरी ना करके कोई बिजनेस कर लो। बाबूराम अपने दोस्त से पूछता है कि मैं वहाँ पे आकर कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। इस पर सजीवन उसे सुझाव देता है कि तुम यहीं पे आकर साइकिल बनाने का काम सीख लो और फिर साइकिल का ही एक दुकान कर लो। बाबूराम भी अपने दोस्त का बात मान लेता है और फिर कानपुर अपने दोस्त के पास चला जाता है और अपने दोस्त के साथ ही कमरे में रहने लगता है। और जहाँ पे रहता है उसी के चौराहे पे
एक साइकिल का दुकान कर लेता है, पंचर बनाता है, नए पुराने साइकिलों का रिपेयर भी करता है। देखते ही देखते बाबूराम ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है। आमदनी जब अच्छी होने लगती है, बाबूराम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कानपुर शहर में आ जाता है और फिर अपनी पत्नी बच्चों के साथ बगल में ही किराए का कमरा ले लेता है और अपने दोस्त से अलग रहने लगता है और अपने दोनों बच्चों को बगल के ही एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला भी करा देता है। बाबूराम जहाँ पे अपनी दुकान पे काम करता है, उसी के बगल का रहने वाला पिंटू जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, अपनी नौकरी पे साइकिल से ही जाता है। लेकिन पिंटू जब भी साइकिल से नौकरी पे जाता है, उससे पहले बाबूराम के दुकान पे जाता है, उससे बैठ करके घंटों देर तक बातचीत भी करता है। इसी सिलसिले में बाबूराम और पिंटू के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी काफ़ी गहरी हो जाती है कि एक दिन बाबूराम पिंटू से कहता है कि आज मेरी बेटी शिवानी का जन्मदिन है और शाम के वक्त तुम्हें मेरे घर पे आना होगा। पिंटू कहता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, लेकिन शाम को तुम्हारे घर पे ज़रूर आऊँगा। शाम के वक्त पिंटू बाबूराम के घर पे तो जाता है, लेकिन घर पे पहुंचने के बाद जब मीना को पहली बार देखता है, मीना की खूबसूरती देखकर उसका दीवाना हो जाता है। पिंटू मन ही मन ठान लेता है कि वो कैसे भी करके मीना को हासिल करके ही रहेगा। उसके बाद से पिंटू अब अक्सर बाबूराम के घर पे आना जाना शुरू करता है, लेकिन उसके घर पे तभी आना जाना शुरू करता है जब बाबूलाल अपने दुकान पे होता है। जब बाबूराम के घर पे जाता है तो मीना के साथ घंटों देर बैठकर उसे हंसी मजाक करता है। रिश्ते में भाभी से बुलाता है उसे, और इसी भाभी के रिश्ते के चलते उसे हंसी मजाक भी करता है। लेकिन हंसी मजाक इस कदर से करता है कि उसकी हरकतें देखकर मीना को भी समझने में देर नहीं लगता है कि पिंटू चाहता क्या है। लेकिन मीना भी अपने आप को नहीं रोक पाती है। बातचीत करते करते आखिरकार पिंटू और मीना न जाने दोनों कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, एक दिन मीना और पिंटू की उसी के घर में संबंध भी बन जाता है। लेकिन पहली बार जब ये संबंध बनता है, उसके बाद से ये सिलसिला कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी बाबूराम को कभी मालूम नहीं चलता है। ये सिलसिला लगभग सालों तक चलता है। बाबूराम को तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को कहीं ना कहीं मीना के ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए एक दिन एक पड़ोसी इस बारे में सारी सच्चाई बाबूराम से बताता है। बाबूराम को जैसे ही मालूम चलता है, बाबूराम को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। चूँकि बाबूराम एकदम सीधा साधा व्यक्ति जब शाम के वक्त घर पे जाता है, इस बारे में अपनी पत्नी मीना से पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही इस बारे में मीना से बातचीत करता है, मीना उल्टे ही बाबूराम पे भड़क जाती है। कहती है कि ये सारी बात झूठ है, वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे ही वजह से घर पे आते जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा उसके साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो तुम अपने दोस्त को मना कर दो कि आइंदा से कभी हमारे घर पे नहीं आएगा। मीना जैसी इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, बाबूराम को भी लगता है कि शायद पड़ोसी को कोई गलतफहमी हो गया है। एक दिन बाबूराम जब अपने काम पे जाता है दोपहर के वक्त में, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए दोपहर के वक्त में ही अपनी दुकान बंद कर देता है और घर पे आ जाता है। लेकिन इधर जैसे ही घर पे पहुंचता है तो अपने घर में देखता है कि उसकी पत्नी और पिंटू आपत्तिजनक स्थिति में है। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। पिंटू जैसे ही अपने सामने बाबूराम को देखता है, शर्मिंदा होकर के वहाँ से भाग खड़ा होता है। लेकिन बाबूराम इस कदर से गुस्से में आग बबूला हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। बाबूराम गुस्से में आकर के उसी दिन फैसला ले लेता है और अपनी दुकान को बेच देता है। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर हमेशा के लिए गांव चला आता है। गांव में जब आकर रहना शुरू कर देता है, मीना अपने पति को काफ़ी समझाती है कि मुझसे एक गलती हो गई है और इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। हम फिर से शहर चलते हैं और बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला करा देते हैं। लेकिन बाबूराम अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानता है। लाख समझाने के बावजूद भी बाबूराम जब अपनी जिद से पीछे नहीं हटता है, तब मीना को लगता है कि शायद उसका पति अब उसकी एक भी नहीं सुनने वाला है। दरअसल मीना भी शहर में सिर्फ पिंटू से मिलने के लिए अपने पति के ऊपर दबाव देती है, क्योंकि मीना पिंटू को कभी भूल ही नहीं पाती है। इधर पिंटू का भी वही हाल होता है। मीना और पिंटू का जब मुलाकात नहीं हो पाता है, पिंटू मीना से मिलने के लिए उसके गांव तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही गांव में पहुंचता है, बाबूराम पिंटू को पकड़ लेता है और बुरी तरीके से उसकी पिटाई कर देता है। पिंटू भी काफ़ी डर जाता है। उसे भी लगता है कि अब गांव में जाना
खतरों से खाली नहीं है। इधर मीना को भी अब लग जाता है कि अब शायद उसका पिंटू से कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसीलिए मीना एक दिन खुद ही फैसला ले लेती है और कहती है कि अगर तुम शहर में नहीं जाओगे तो मैं शहर में जाऊंगी, मैं शहर में जाकर पैसा कमाऊंगी और अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगी। और इतनी ही बात कह कर के मीना कानपुर शहर चली जाती है और वहाँ पे जाकर एक किराए का कमरा ले लेती है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर देती है और फिर से पिंटू के साथ में मुलाकात करना शुरू कर देती है। इस बात की जानकारी बाबूराम को तो मालूम चलता है, लेकिन बाबूराम चाह कर भी अपनी पत्नी को नहीं रोक पाता है। सिलसिला यूं ही जब चलना शुरू होता है, मीना जिस कंपनी में काम करती है उसी के कंपनी में काम करने वाला सुनील जिसकी उम्र है लगभग 24 से 25 साल के आसपास। सुनील को जैसे ही मालूम चलता है कि मीना उसी के इलाके के रहने वाली है, सुनील मीना के पीछे पड़ जाता है। दरअसल मीना की खूबसूरती देखकर सुनील भी दीवाना हो जाता है और फिर मीना से बातचीत करने लगता है। सुनील जो कि बाइक से ड्यूटी जाता है, अक्सर मीना को अपनी बाइक पे बिठाकर सुबह ड्यूटी भी ले जाता है और शाम के वक्त घर पे भी छोड़ जाता है। मीना और सुनील जब एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, बातचीत करते करते आखिरकार मीना का सुनील के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन सुनील के साथ में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो मीना इस बारे में ना तो सुनील से पिंटू के बारे में कुछ बताती है और ना ही पिंटू के बारे में सुनील से कुछ बताती है। सिलसिला जब यूं ही शुरू होता है, पिंटू इसके बाद जब मीना से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, मीना अब पिंटू को भावी नहीं देती है। पिंटू जो मीना के घर पे जाकर कभी कभार दारू शराब भी पीता था, अब जाकर के अगर शराब पीने की कोशिश करता है तो मीना उसे साफ मना कर देती है। पिंटू को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार मीना को हो क्या गया है। पिंटू को थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसीलिए पिंटू अब सच्चाई पता लगाने लगता है और आखिरकार पिंटू को सच्चाई मालूम चल ही जाता है कि मीना के ही कंपनी में काम करने वाला सुनील के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसलिए पिंटू अब मीना के घर पे जाता है और उसे कहता है कि सुनील को तुम छोड़ दो। लेकिन मीना उससे साफ साफ कह देती है कि मैं सुनील को किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। पिंटू लाख कोशिश कर लेता है, लेकिन मीना उसकी एक बात नहीं सुनती है। अब इधर पिंटू को जैसे ही लगता है कि मीना उसके हाथ से निकलते जा रही है, 10 फरवरी 2018 को पिंटू फिर से मीना से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। लेकिन जैसे ही उसके घर पे जाता है उस वक्त सुनील भी मीना के घर पे ही होता है। सुनील जब पिंटू को देखता है तो सुनील को लगता है कि शायद कोई मीना का रिश्तेदार आया है। सुनील वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन इधर सुनील जैसे ही चला जाता है, पिंटू फिर से मीना को समझाने की कोशिश करने लगता है और मीना से कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम सुनील को भूल जाओ। लेकिन मीना उसे साफ साफ जवाब देती है कि मैं किसी भी कीमत पे सुनील को नहीं भूलूंगी, चाहे उसके लिए जो कुछ हो जाए। मीना जैसे इस तरह की जवाब पिंटू को देती है तो पिंटू को भी लगता है कि अब मीना उसकी एक बात नहीं सुनने वाली है। दोनों के बीच में जब बहस होना शुरू होता है, आखिरकार पिंटू इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में आकर अपने पास से एक तेज धार हथियार निकालता है और मीना के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से मीना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और पिंटू मीना से कहता है कि तेरी बेवफाई की यही सज़ा है। उसके बाद से मीना की डेड बॉडी उसी के घर में छोड़कर उसके घर के बाहर दरवाजे पे कुंडी लगा देता है और मौके से फरार हो जाता है। अगले दिन 11 फरवरी 2018 को सुनील फिर से मीना से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो देखता है कि उसके घर पे बाहर से कुंडी लगा है। कुंडी खोल करके जैसे ही अंदर एंट्री करता है तो देखता है कि मीना की डेड बॉडी पड़ा है। डेड बॉडी को देख करके सुनील इतना काफ़ी घबरा जाता है कि तुरंत ही इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और मीना की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इस केस की छानबीन करने के लिए पुलिस सबसे पहले सुनील से ही पूछताछ करती है। सुनील कहता है कि साहब मुझे नहीं मालूम कि मीना की हत्या किसने किया है। पुलिस धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करते करते मीना के ससुराल बाबूराम के घर पर पहुंच जाती है और फिर मीना के हत्या के बारे में बाबूराम से बताती है। बाबूराम से भी जब बताती है तो बाबूराम भी सुन करके कहता है कि साहब मुझे मालूम था कि ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा। पुलिस बाबूराम से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि मीना के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। बाबूराम कहता है कि साहब मीना का एक दोस्त है जिसका नाम है पिंटू, जो उसी के इलाके में रहता है। आप पिंटू से मुलाकात कीजिए और उससे इस बारे में पूछताछ कीजिए। बाबूराम जैसे ही पिंटू का नाम पुलिस के सामने रखता है, पुलिस अब पिंटू की तलाश करना शुरू कर देती है और आखिरकार 12 फरवरी 2018 को पुलिस पिंटू को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है
और फिर पिंटू से मीना की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। पिंटू भी तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है, कहता है कि हाँ साहब, मीना की हत्या मैंने ही किया है। दरअसल उसने मेरे साथ बेवफाई किया था और इस बेवफाई का यही सज़ा है। मुझे अपने काम पे कोई पछतावा नहीं है। पिंटू तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पिंटू जैसे ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है, पुलिस पिंटू को अपने कस्टडी में लेकर कानपुर कोर्ट में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।